हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया था जो कि हमारी कावेरी बुक में पैराग्राफ के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। उसमें पैराग्राफ जो हैं, दो पैराग्राफ दिए हैं, एक पेज नंबर 10 पे और दूसरा पेज नंबर 11 पे। हमने उन क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चन आंसर थे उनको हमने बहुत ही डिटेल से समझा और पढ़ा और अपने पैराग्राफ के बेस पे हमने उनका आंसर दिया था। आज के इस वीडियो में हम इसी बुक में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस बुक में टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, और इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर और पैराग्राफ हमने रीड किए थे, जो 2 पैराग्राफ थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स को और पैराग्राफ को बहुत ही डिटेल से समझाया है और कैसे आंसर राइटिंग अच्छी तरीके से लिखेंगे इसको भी हमने समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो पर आइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1। और हमारा जो लेसन चल रहा है उसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, और इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो इसकी ऑथरेस हैं सुधा मूर्ति। तो आइए स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चंस, और टोटल 7 क्वेश्चन हैं, इनको हम 1 बाय 1 रीड करेंगे और देखेंगे कि इनका आंसर हम कैसे दें, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर दें। हमारा आंसर क्वेश्चन से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो आइए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, वाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट इम्प्रेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल नरेटर वाज अवे। यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि आपको ऐसा क्यों लगता है या आपका ऐसा मानना क्यों है कि जो ग्रैंड मदर थी उनको किसी से हेल्प लेने में इम्प्रेस्ड फील होता था, संकोच फील होता था। इम्प्रेस्ड की मीनिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और जो भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है उनको भी हमने देखा था। तो इम्प्रेस्ड मीन्स क्या होता है? संकोच महसूस करना। जब नरेटर यानी उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी वो उनसे दूर रहती थी या किसी इवेंट में चली जाती थी, जैसे कि वो अपने पड़ोस के गांव में शादी में चली गई थी, तो ग्रैंड मदर को कोई भी हेल्प लेने में अपने पड़ोसी से संकोच क्यों महसूस होता था, इम्प्रेस्ड क्यों फील करती थी, इसका आंसर हमें देना है। तो इम्प्रेस्ड क्यों महसूस करेंगी वो? क्योंकि उनको लगता था कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो खत्म हो जाएगी, या लोगों को पता चलेगा कि मैं पढ़ना नहीं जानती हूँ तो मेरा आत्मसम्मान कम हो जाएगा। ये सभी बातें उनको सोचने में मजबूर करती थी, इसलिए वो इम्प्रेस्ड फील करती थी। तो इसी को हिंदी में जो हमने बताया, इसी को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे 1 बाय 1, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द ग्रैंड मदर फेल्ट इम्प्रेस्ड बिकॉज। अब देखिए यहाँ पे हमने बिकॉज को ऐड कर दिया है, क्योंकि वाई वाले क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर जो हो वो बिकॉज से कनेक्टेड होकर आगे की ओर बढ़े। तो यहाँ पे हमने बिकॉज ऐड कर दिया। बिकॉज शी वॉज इलिटरेट एंड वैल्यूड हर इंडिपेंडेंस। वो इलिटरेट थी और अपनी जो आत्मसम्मान है, स्वतंत्रता है, उसको वैल्यूड करती थी, उस पर ज़्यादा जोर देती थी, उनको ज़्यादा पसंद था वो। आगे हमने क्या लिखा दूसरे पॉइंट में? सी डिसलाइक फीलिंग हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट ऑन अदर टू नो द स्टोरी। वो इस बात को डिसलाइक करती थी। यहाँ पे क्या लिखा है? डिसलाइक्ड, और यहाँ पे ईडी हमने लगा दिया। डिसलाइक फीलिंग हेल्पलेस, वो हेल्पलेस यानी असहाय महसूस करना और दूसरे पे डिपेंड रहना और किसी से स्टोरी के बारे में पूछना, इन सब चीज़ों को वो क्या करती थी? डिसलाइक करती थी। तो उसके बाद में हम ये लिख देंगे। तीसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? आस्किंग आउटसाइडर। आउटसाइडर मीन्स क्या होता है? दूसरे लोगों से या बाहरी लोगों से। बाहरी लोगों से पूछने में क्या होता था? वुड हैव एक्सपोज्ड हर इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मीन्स क्या होता है? अक्षमता, या जो काम उनका नहीं, उनको करना नहीं आ रहा है, यानी पढ़ना नहीं आ रहा उनको, तो इससे क्या है? दूसरे लोगों को पता चल जाएगा। इनएबिलिटी टू रीड विच हर्ट हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड। जिससे क्या होगा? उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान और गौरव, उनका क्या होगा? उस पर चोट लगेगी, उसको उसकी क्या होगा? उसका रिस्पेक्ट उनकी खराब होगी और उनका आत्मसम्मान भी जाएगा। तो इस चीज को वो डिसलाइक करती थी, इसलिए इम्प्रेस्ड फील करती थी। और क्या लिख सकते हैं हम? सी फेल्ट कंफर्टेबल ओनली विद हर ग्रैंड डॉटर। वो केवल किसके साथ में कंफर्टेबल फील करती थी? अपने ग्रैंड डॉटर के साथ में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कभी कभी क्या है कि दूसरों से हेल्प लेने में या कुछ पूछने में हमें संकोच महसूस होता है, चाहे क्लास में भी हम स्टडी कर रहे हो और
हमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो टीचर्स कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, लेकिन हम संकोच में नहीं फिर पूछ पाते, क्योंकि सोचते हैं कि अरे पड़ोस में जो हमारा हमारा मित्र बैठा है, हमारा फ्रेंड बैठा बैठा है, वो क्या सोचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बाद में चुपके से अपने जो खास फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, उससे हेल्प ले लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ग्रैंड मदर के बारे में भी है। शी फेल्ट कंफर्टेबल ओनली विद हर ग्रैंड डॉटर, ओनली विद हर ग्रैंड डॉटर, वो केवल अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ में ही कंफर्टेबल फील करती थी। और इसलिए मेकिंग हर हेजिटेंट टू सीक हेल्प फ्रॉम एनीवन एल्स, और दूसरे से हेल्प लेने में उनको हेजिटेट महसूस होता था। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या क्या हमने लिखा कि वो उनकी लिटरेसी के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, वो हेल्पलेस फील करती थी और दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। ठीक है, ये सभी पॉइंट हम इस क्वेश्चन में ऐड कर देंगे और अपना आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा लगभग 50 वर्ड्स के राउंड में हो जाएगा कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें हमसे पूछा गया है कि जो नरेटर है, नरेटर कौन है, सुधा मूर्ति, वो अपने ग्रैंड मदर की डिसीजन पे क्यों हंसी, उनको क्यों हंसी आई, जबकि वो जानती थी कि इनकी एज क्या है, 62 ईयर्स हो गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये सारी बातें लिखनी है जो कि हमने पैराग्राफ में अपना लेसन को स्टडी करते समय बहुत ही डिटेल से पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने, वो इसलिए हंसी थी, इसलिए लाफ किया था उन्होंने क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ओल्ड हो गई थी, 62 ईयर्स की उनकी एज थी। उनके बाल कैसे थे, ग्रे हो गए थे, सफेद हो गए थे, उनके हाथों में झुर्रियां पड़ गई थी और किचन में काफी काम करती थी और सभी लोगों का बहुत ख्याल रखती थी, जिससे उनकी ऑब्लिगेशंस अपनी फैमिली के लिए ज्यादा थी। तो उनको लगता था, यानी नरेटर को लगता था कि इस एज में कोई भी काम, नया काम सीखना, जैसे पढ़ना या और कुछ सीखना, इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन जो ग्रैंड मदर का डिटर्मिनेशन था, जो उनका दृढ़ संकल्प था, वो कुछ और ही था। वो हर काम को करने के लिए तैयार थी और सीखना चाहती थी। तो यही आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे इसमें देखते हैं। द नरेटर लॉफ्स बिकॉज शी फाइंड्स इट चाइल्डिशली सरप्राइजिंग फॉर एन ओल्ड पर्सन टू स्टार्ट लर्निंग। इसमें क्या बताया गया पॉइंट में, क्योंकि वो इसलिए हंसी क्योंकि ये एक बचकानी हरकत लगी उनको, और कोई भी नई चीज शुरू करने के लिए, पढ़ने के लिए स्टार्ट करना ये कैसा लगा एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए, कैसा है, एक बचपना है, बचपन भरी आदत है जो उनको हंसने पे, जिसकी वजह से वो मजबूर हुई और नरेटर ने क्या किया, उनका मजाक बनाया। आगे अगले पॉइंट में क्या होता है, सी फोकसेस ऑन हर ग्रैंड मदर्स ग्रे हेयर। अब उन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया, ग्रैंड मदर के ग्रे हेयर पे ध्यान दिया, ठीक है, और रिंकल्ड हैंड्स पे ध्यान दिया, यानी हाथों में झुर्रियां थी, एक्सपेक्टिकल, वो चश्मा पहनती थी, सी वोर एक्सपेक्टिकल, तो ये वर्ड आया है हमारी बुक में, एंड हैवी हाउस होल्ड ड्यूटीज, और उनके पास में कई घरेलू जिम्मेदारियां भी थी। तो ये पॉइंट हो गया। अगले पॉइंट में क्या लिख देंगे, सी अज्यूम्स दैट लर्निंग एट सच एडवांस एज इज इम्प्रैक्टिकल। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नरेटर का मानना था कि इस एज में पहुंच के कोई भी चीज सीखना कैसा है, इम्प्रैक्टिकल है। और इम्प्रैक्टिकल की स्पेलिंग भी हम ध्यान से लिखेंगे, जो कि प्रैक्टिकल की स्पेलिंग होती है। प्रैक्टिकल मीन्स क्या होता है, जो प्रैक्टिकल मीन्स होता है कि हम कोई भी काम करने में आराम से कर सकें, असहज महसूस ना करें। तो आगे उसमें क्या लगा दिया हमने, आई एम लगा दिया, तो इसका अपोजिट हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, यानी कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो कोई काम, तब हम इम्प्रैक्टिकल का वर्ड का यूज करते हैं। आगे अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, सी अंडर एस्टिमेट्स हर ग्रैंड मदर्स इमेंस डिटर्मिनेशन एंड विल पावर टू गेन लिटरेसी। उसने क्या कर दिया, नरेटर ने अंडर एस्टिमेट कर दिया, किसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, ग्रैंड मदर की इमेंस डिटर्मिनेशन को, जो उनकी दृढ़ संकल्प की शक्ति थी, उसको क्या कर दिया, अंडर एस्टिमेट कर दिया। और किस लिए, अपने साक्षर बनने के लिए, गेन लिटरेसी में साक्षरता ग्रहण करने के लिए, या पढ़ने की इच्छा रखने की जो शक्ति थी उनकी, दृढ़ संकल्प था उनकी ग्रैंड मदर का, उसको क्या कर दिया नरेटर ने, अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये सभी बातें हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन कर देंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि उन्होंने इनिशियली लाफ क्यों किया। यहाँ पे वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, इनिशियली, मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने हेल्प भी की थी अपनी ग्रैंड मदर की पढ़ने में,
है ना, इसलिए यहाँ पे इनिशियली वर्ड का यूज किया गया है। और इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन भी, अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या पूछा गया है ये भी देखते हैं। व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे है बोथ इन ग्रैंड मदर्स लाइफ, ग्रैंड मदर की लाइफ में और स्टोरी में, एंड द स्टोरी। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ग्रैंड मदर की लाइफ में, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ काशी यात्रे मिरर्स द ग्रैंड मदर्स वैल्यूज ऑफ जेनरसिटी एंड सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे क्या बताया गया, मिरर्स, इसका मतलब क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ काशी यात्रा मिरर्स दर्शाता है, दिखाता है, शो करता है क्या, ग्रैंड मदर्स वैल्यू ऑफ जेनरसिटी। जेनरसिटी मीन्स क्या होता है, उदारता। यहाँ पे इस वर्ड को, मीनिंग को हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेलिंग के साथ में ध्यान रखेंगे। और सेक्रीफाइस मीनिंग ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस मीन्स क्या होता है, त्याग देना, उनका जो त्याग की भावना थी और उदारता की भावना थी, इसको दर्शाता है, दिखाता है। ठीक है, मिरर्स मीन्स क्या होता है, दिखाना या दर्शाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में ये लिख देंगे। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट क्रिएट्स ए डीप कनेक्शन, एक डीप कनेक्शन क्रिएट करता है किसके किसके बीच में, मेकिंग ग्रैंड मदर्स ईगरली लुक फॉरवर्ड टू एवरी वीकली एपिसोड। और ये उनको इच्छुक बनाता है किस चीज पे, कि हर हफ्ते, हर वीक में जो भी एपिसोड आ रहा है उसको वो जानने की इच्छा रखती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भी पॉइंट लिख लेंगे। अगले पॉइंट में लिखेंगे, हर इनेबिलिटी टू रीड ड्यूरिंग द नरेटर्स एब्सेंस एक्ट एज प्राइमरी कैटलिस्ट फॉर हर लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी कैटलिस्ट, प्राइमरी कैटलिस्ट मतलब कि जो सबसे मुख्य बात थी, सबसे मुख्य तत्व था, किस बात को उन्होंने प्रेरित किया, उनकी ग्रैंड मदर को किस बात ने प्रेरित किया, किसने प्रेरित किया, प्राइमरी कैटलिस्ट क्या था, उनकी एब्सेंस, किसकी एब्सेंस, नरेटर की। नरेटर की एब्सेंस कैसे हो गई थी, क्योंकि वो अपने पड़ोस के विलेज में एक वेडिंग इवेंट को अटेंड करने चली गई थी। तो इस बात ने क्या किया, एक प्राइमरी कैटलिस्ट का काम किया, यानी उनको बहुत ही ज्यादा प्रेरित किया कि अगर वो एब्सेंट रहेंगी ऐसे ही तो मेरी कहानी मैं कैसे पढ़ पाऊंगी, जो मैगजीन आती है उसको मैं कैसे रीड कर पाऊंगी। तो इस बात को प्राइमरी कैटलिस्ट की तरह उनके लिए वो काम किया। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, फाइनली रीडिंग इज इट्स टाइटल डिपेंडेंटली independently symbolizes her ultimate trump over literacy। और फाइनली अंत में क्या हुआ, जब वो पढ़ना सीख गई तो इस चीज को, ये क्या दर्शाता है, उनकी विजय दर्शाता है। ट्रम्प मीन्स क्या होता है, विजय, उनकी विजय दर्शाता है किस पे, किसके ऊपर, ओवर इलिटरेसी, यानी उनको पढ़ना नहीं आता था, निरक्षर थी, तो ये निरक्षरता पे क्या है, ट्रम्प है, उनकी विजय है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो इंडिपेंडेंट भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सभी पॉइंट लिख के अपने इस क्वेश्चन को, आंसर को कंप्लीट कर लेंगे कि इसका सेंट्रल थीम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है, ये सभी बातें यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने यहाँ पे देखा प्राइमरी कैटलिस्ट वर्ड आया है, जो कि क्या है, मुख्य तत्व, मुख्य बात ऐसी क्या थी, जो ग्रैंड मदर को पढ़ना सीखना पड़ा, तो क्या थी, अब्सेंस ऑफ नरेटर, यानी जो नरेटर थी सुधा मूर्ति थी, उनकी ग्रैंड डॉटर, वो चली जाती हैं अपने पड़ोस के गांव में वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने। तो इस बात को एक प्राइमरी कैटलिस्ट के बारे में के तरह बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया है, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो ग्रैंड मदर की डिजायर थी, इच्छा थी, ठीक है, ग्रैंड मदर डिजायर, डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा, टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर। रिफ्लेक्ट मीन्स क्या है, पता चलना, उनके बारे में। इससे क्या पता चलता है कि वो ग्रैंड मदर कन्नड़ अल्फाबेट सीखना चाहती हैं। इससे क्या पता चलता है उनके बारे में, क्या हम कह सकते हैं, तो इससे क्या पता चलता है, उनका मानना था, उन्होंने साफ साफ कहा था, हमारे लेसन में पढ़ते समय लाइन आई थी कि एज हैज नो बार, कोई भी एज की लिमिट नहीं होती है किसी भी काम को सीखने के लिए। अगर आपका काम अच्छा है और तो आप उसको किसी भी एज में सीख सकते हो, अगर आप डिटरमाइंड हो तो उसको अचीव कर सकते हो। ये किसका मानना था, ग्रैंड मदर का। तो यही सभी पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है,
देखिए, किसी भी आंसर को लिखते समय सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसके बाद में हमें, अगर हमने लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, पैराग्राफ्स को अच्छी तरीके से समझा है, लाइन बाय लाइन अच्छी तरह पढ़ा है और उसकी मीनिंग को भी हमने डीपली समझा है कि कौन सी मीनिंग का क्या मतलब है, तो हमें आंसर राइटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यह है आंसर को फ्रेम कैसे करना है, उसको पहले हम हिंदी में समझ लेंगे अपने दिमाग में कि हाँ, हमें हिंदी में समझ लेंगे कि ये पॉइंट हमको लिखने हैं, फिर बस उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देंगे। अब इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते समय प्रॉब्लम क्या आती है कि मीनिंग, हम कौन सी मीनिंग आंसर में लिखें, उनके लिए क्या क्या वर्ड हैं, स्पेसिफिक वर्ड, ये सभी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी और ये हमें प्रैक्टिस से आसानी से आ जाएगा और इसकी प्रैक्टिस मैं अपने वीडियोस में कराता रहूंगा। इसके लिए आप लगातार वीडियो देखते रहिएगा। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। इट रिफ्लेक्ट्स, यह दिखाता है, हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिग्निटी, उनकी डिग्निटी को दिखाता है, गरिमा को, सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है, एंड डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि गरिमा किस चीज की? क्योंकि वो किसी भी बात को, किसी भी चीज को दूसरे से पूछना पसंद नहीं करती थी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी। इसलिए ये क्या दिखाता है? रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। वो अपने आप में आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहती थी। ये सभी पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। और क्या क्या इसके अलावा हम लिख सकते हैं? इट हाईलाइट्स, ये भी दिखाता है क्या? फर्म कन्विक्शन, ये एक दृढ़ संकल्प दिखाता है, दृढ़ शक्ति दिखाता है उनकी इस बारे में, दैट एज नेवर ए बैरियर टू गेनिंग नॉलेज, कि जो एज है वो कोई भी बैरियर की तरह काम नहीं करती है जब आप कोई भी अच्छा काम करना चाहो और आप लर्निंग गेन करना चाहो, नॉलेज गेन करना चाहो। तो ये भी हम लिख देंगे। और क्या लिख देंगे? इट शोकेसेस हर हार्ड वर्किंग नेचर, पैसेंस एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन टू अचीव द टारगेट। और क्या क्या दिखाता है? इससे उनका हार्ड वर्किंग नेचर भी पता चलता है, हमको पैसेंस पता चलता है, धैर्य, यानी कि उनको धैर्य से सीखने की भी आदत थी और वो कोई भी काम आसानी से धैर्यपूर्वक कर सकती थी। और क्या पता चलता है? और उनका डिटर्मिनेशन कैसा था, दृढ़ संकल्प कैसा था? अनवेवरिंग मीन्स उसको कोई भी अडिग था, कोई भी डिगा नहीं सकता था, और जो काम उन्होंने डिटरमाइन कर लिया, सोच लिया, अपने मन में संकल्प कर लिया, उसको वो कंप्लीट करने के लिए कुछ भी करती थी, मेहनत करती थी। टू अचीव हर टारगेट, किसको? अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इट रिवील्स हर करेज टू ब्रेक ट्रेडिशनल बैरियर डिस्पाइट हर हाउसहोल्ड ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस, ये मीनिंग इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिगेशंस मीन्स क्या होता है? जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व। यहाँ पे लिख देता हूं, जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व, जो घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं किसी भी मैन या वुमेन के ऊपर, तो उसको क्या करते हुए, उसको किनारे करते हुए, ये सभी चीजें उनको पीछे, ये सभी ऑब्लिगेशंस को साइड में करते हुए वो अपने टारगेट को अचीव करती हैं और पढ़ना सीखती हैं। तो वही इस पॉइंट में हमने लिख दिया है। इट रिवील्स हर करेज, ये साहस दिखाता है किस बारे में? टू ब्रेक ट्रेडिशनल बैरियर, जो ट्रेडिशनल बैरियर है उनको तोड़ते हुए और अपने घर की जिम्मेदारियां होते हुए, डिस्पाइट हर हाउस होल्ड ऑब्लिगेशंस, उनकी जो घरेलू जिम्मेदारियां थी, किचन में दिन भर काम करते रहते थे, ये सभी चीजें उन्होंने दरकिनार कर दी। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है और उनकी ये डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि कोई भी काम कठिन नहीं है अगर आप उसको करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, डिटरमाइंड है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी हम आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? व्हाट लेसन वी कैन वी इन्फर फ्रॉम ग्रैंडमदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें हमसे ये पूछा गया है कि ग्रैंड मदर की कौन सी क्वालिटी का पता चलता है जब वो नरेटर के पैर को छूती, स्पर्श करती हैं। और उन्होंने पैर कब छुए थे? जब उन्होंने डिटरमाइन कर लिया था कि मुझे दशहरा पूजा तक अपना टारगेट अचीव करना है, पढ़ना सीख लेना है। और जब पूजा आती है तो वो नरेटर को अपने पास बुलाती हैं, स्टूल पे बैठाती हैं, उनको एक फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट करती हैं। सभी लाइन बाय लाइन हमारे सेशन में आया है, वही मैं बता रहा हूँ। उनको एक फ्रॉक गिफ्ट करती हैं और झुककर, बेंट डाउन होकर उनके टच्ड हर फीट, उसके पैर छूती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर के। क्यों? क्योंकि वो क्या मानती हैं? क्योंकि उनको एक गुरु मानती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहती हैं
और उनके नज़र में ऐसा नहीं है कि कोई टीचर छोटा है या बड़ा है, इसको वो नहीं मानती हैं। तो ये सभी पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखेंगे इसमें। द एक्ट टीचेस दैट ए टीचर डिजर्व आउटमोस्ट रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर एज और जेंडर। इस पॉइंट में बताया गया है कि एक जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, चाहे उसका रिगार्डलेस ऑफ देयर एज एंड जेंडर, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, यानी वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिस्पेक्ट को डिजर्व करता है। और दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है हमने, इट हाईलाइट्स ह्यूमिलिटी एंड रिवरेंस फॉर नॉलेज ओवर ट्रेडिशनल फैमिली हायरार्की। अब यहाँ पे रेवरेंस मीन्स क्या होता है, श्रद्धा भाव, ह्यूमिलिटी को दिखाता है, और रेवरेंस ऑफ नॉलेज मीन्स श्रद्धा भाव, किसके लिए श्रद्धा भाव, फॉर नॉलेज ओवर ट्रेडिशनल फैमिली हायरार्की। ये नहीं कि फैमिली हायरार्की जो चली आ रही है उसके लाइन पे हमें चलना है, लकीर का फकीर बनना है, ऐसा नहीं है। हमें नॉलेज के प्रति ये श्रद्धा भाव दिखाता है, लगन दिखाता है। इस प्रकार से हम ये पॉइंट भी यहाँ पे लिख लेंगे। अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट शोज डीप ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स समवन हु ग्रांट्स द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ एजुकेशन। और ये ग्रेटिट्यूड दिखाता है किसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाता है, जिसने उनको प्राइसलेस मीन्स अमूल्य चीज दी। कौन सी अमूल्य चीज दी थी, एजुकेशन। और कैसे दिया था, एक गिफ्ट के रूप में। तो ये भी दिखाता है कि उनको किसी ने पढ़ना सिखाया था, उनको पढ़ना नहीं आता था, अब वो अच्छी तरीके से पढ़ सकती थी किसी भी टाइटल को या कोई भी नॉवल, तो उसके लिए भी ये ग्रेटिट्यूड दिखाता है, और ये बहुत ही अमूल्य गिफ्ट उनको दिया था, उनको मिला था, इसलिए भी वो रिस्पेक्ट करती हैं। और क्या लिख देंगे, इट प्रूव्स दैट ट्रू लर्निंग एलिवेट्स ए पर्सन्स कैरेक्टर एंड वैल्यू। एलिवेट्स मीन्स क्या होता है, बढ़ाना, और यहाँ पे पॉइंट में बताया गया इट प्रूव्स, इससे पता चलता है कि जो सच्ची लर्निंग होती है उससे क्या होता है, व्यक्ति का कैरेक्टर, व्यक्ति का चरित्र और गुण बढ़ते हैं, और उसकी वैल्यू यानी जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, जो कैरेक्टर होता है, गुण होता है, वो सभी चीजें क्या होती हैं, एलिवेट होती हैं, बढ़ती हैं। ठीक है, किससे, बाई एजुकेशन। तो ये सभी पॉइंट इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे कि जब ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैरों को छुआ, टच किया, तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से हम इसको आंसर करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट डज द लाइन फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम। मतलब इस पूछा गया है कि इस लाइन का क्या मतलब है, फॉर ए गुड कॉज, अगर आप किसी अच्छे काम के लिए डिटरमाइंड हो, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, तो आप किसी भी प्रकार की बाधा से बाहर आ सकते हो, उस पर विजय पा सकते हो। हमसे पूछा गया है इस लाइन को समझाइए। तो इसमें क्या क्या लिख देंगे हम, तो ये किसका मानना था, ये ग्रैंड मदर का मानना था। ठीक है, द लाइन हाईलाइट्स दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर आर एसेंशियल टू ओवरकम एनी चैलेंजेस इन लाइफ। एसेंशियल मीन्स क्या होता है, आवश्यक, महत्वपूर्ण, और ये हम विल पावर मीन्स विल पावर, और डिटर्मिनेशन मीन्स इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस लिए, टू ओवरकम एनी चैलेंजेस इन लाइफ। हमारी लाइफ में जो भी चैलेंज आते हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उनके लिए आवश्यक है कि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, तीव्र इच्छा शक्ति हो किसी भी काम को करने के लिए, ताकि हम उस पर विजय कर पा सकें, विजय कर सकें। अगला क्या है पॉइंट, इट कन्वेज, और इस लाइन से हमें पता चलता है एडवांस एज, लैक ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज कैन नॉट स्टॉप ए डेडिकेटेड लर्नर। हमें इस लाइन से यह भी पता चलता है कि चाहे हमारे ऊपर जितनी जिम्मेदारियां हों, चाहे हम फॉर्मल स्कूल हम नहीं गए हों स्कूल, और हमारी चाहे जितनी भी एज हो गई हो, एडवांस्ड एज मीन्स हम चाहे जितनी एज के हो गए हैं, जैसे हमारी ग्रैंड मदर जो है यहाँ पे स्टोरी में, वो कितने ईयर्स की हैं, 62 ईयर्स की। तो वही बताया गया है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हों, अगर जो दृढ़ संकल्प जिसने कर लिया और अपने गोल को अचीव करना चाहता है, वो इन सभी चीजों को छोड़ सकता है, इस पे विजय पा सकता है। When a goal is noble and honest
persistent effort always paves the way to ultimate success। अगर आपका गोल कैसा है, ऑनेस्ट है और बहुत ही आप उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो ये सब चीज़ें मिलके, डिटर्मिनेशन, विल पावर, ये सब चीज़ें मिलके आपके लिए क्या करती हैं, ऑलवेज पेव्स द वे टू अल्टीमेट सक्सेस। ये सभी चीज़ें मिलके आपके लिए रास्ता बनाती हैं और आपकी बाधाओं को दूर करती हैं और आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। लास्ट पॉइंट में क्या लिख देंगे, इट रेनफोर्सेज, और ये रेनफोर्स करता है किस चीज़ को, द कोर मैसेज दैट ट्रू मोटिवेशन ट्रांसफॉर्म सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क इनटू अचीवेबल माइलस्टोन। और इससे हमें पता चलता है कि हम कोई भी काम जो हमें असंभव लगता है वो सफलता में बदल जाता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई दूसरा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, एक लाइन देके कि ये लाइन यहाँ पे दे दी और उसका हमसे पूछा जाए कि इस लाइन को समझाइए, इस लाइन में नरेटर या जो ग्रैंड मदर हैं वो क्या कहना चाहती हैं। तो हम उसको ऐसे ही डिकोड करके अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। हमारी बुक में जो है टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। अब स्टोरी में हमसे पूछा गया है कि जो वैल्यू है, द स्टोरी हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की वैल्यू क्या बताई गई है पर्सनल अपने आत्मसम्मान में, इसमें एजुकेशन का क्या रोल रहता है, ये पूछा गया है इस स्टोरीज में, कैसे हमें पता चलता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखेंगे हम। द स्टोरी इफेक्टिवली shows how literacy provides self reliance, dignity and confidence in one's life। ये स्टोरी इफेक्टिवली मीन्स बहुत अच्छी तरीके से हमको दिखाती है कि लिटरेसी यानी पढ़ाई लिखाई का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, जिससे हमें गरिमा और आत्मसम्मान का अनुभव होता है। तो पहली लाइन ये हो गई। अगली लाइन में क्या लिख देंगे हम, विदाउट एजुकेशन, शिक्षा के बिना क्या नहीं हो सकता। द ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस, ग्रैंड मदर को कैसा महसूस हुआ, हेल्पलेस महसूस किया, उन्होंने असहाय महसूस किया और दूसरे पे डिपेंडेंट हुई वो, टू डिपेंडेंट ऑन अदर टू नो द स्टोरीज आउटकम। स्टोरी में क्या क्या चल रहा है उसको जानने के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहती थी। अगले पॉइंट में लिखेंगे, लर्निंग टू रीड फ्रीड हर फ्रॉम रिलायंस ऑन एनीवन। जब वो पढ़ना सीख गई, अपने आप में उन्हें पढ़ना आ गया, तो क्या हो गई, वो फ्री हो गई। किस चीज से, किसी पे डिपेंडेंट होने से वो फ्री हो गई। रिस्टोरिंग हर प्राइड, जिसकी वजह से उनका जो गौरव था वो वापस आया और उनको अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी महसूस हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्लीटली। लास्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट प्रूव्स दैट एजुकेशन इज द अल्टीमेट टूल। और इससे पता चलता है, सिद्ध होता है, प्रूव होता है, क्या प्रूव होता है कि एजुकेशन जो है वो अल्टीमेट टूल है टू ब्रेक डिपेंडेंसी एंड गेन ट्रू पर्सनल फ्रीडम, जिसके बदौलत हम क्या कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड होना छोड़ सकते हैं और हमें क्या मिलेगा, ट्रू पर्सनल फ्रीडम। हमें एक सम्मान मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, जिसका अनुभव हम कर सकते हैं कब, जब हम पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, जैसा कि इस लेसन में ग्रैंड मदर को हुआ था। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे जो हमारी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन और पैराग्राफ दिए गए थे, इस प्रकार से हमने इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और जो भी कठिन शब्द इन क्वेश्चंस में आए हैं उनको आप नोट डाउन करिए, उनकी मीनिंग समझिए और अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए कि कैसे हम आंसर लिख सकते हैं। और अभी तक आपने जो पहले के वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें हमने पैराग्राफ, लेसन, वर्ड मीनिंग और एमसीक्यू क्वेश्चंस को कराया है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको इस स्टोरी का बेसिक आइडिया पता चले कि हाँ स्टोरी में क्या क्या हुआ था। और अभी इसमें जो रिमेनिंग है वो 1 या 2 हम लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए प्लान करेंगे, उसको भी कंप्लीट कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन को लेके। तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं उनको भी देखिए। थैंक यू वेरी मच।